हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स टॉप। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास की। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर जानेंगे कि इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया गया है और फिर हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्यायों पर विचार करेंगे कि आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से अध्यायों को लिया गया है और उसमें क्या क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास शब्द का क्या अर्थ है? इतिहास शब्द दो शब्दों से इति जमा ह में अस धातु के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही था, और इसे अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री यानी हिस्ट्री जो हम अंग्रेजी में कहते हैं उसका प्रयोग करते थे। हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है बुनना, यानी घटनाओं को समय के अनुसार इस प्रकार से बुना जाता है जिससे समझने में आसानी हो। यह शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इतिहास लिखने की शुरुआत सबसे पहले हेरोडोटस नाम के एक यूनानी व्यक्ति ने शुरू की थी। उसने हिस्टोरिका नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें अतीत की घटनाओं को जो पुराने समय में घटित हो चुकी हैं उनको लिया और काल के अनुसार यानी समय के अनुसार उनको रखा। उसके बाद बच्चों कई विद्वानों ने इतिहास लिखने की कोशिश की है और कई भाषाओं में इतिहास को लिखा गया है। इसलिए बच्चों अब हम बात करते हैं इतिहास के अंदर वास्तव में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास के अंदर हम लोग उन बातों को पढ़ते हैं जो घटित हो चुकी हैं और उनका समय के अनुसार वर्णन किया गया हो। सबसे पहले हेरोडोटस ने जो है इतिहास लिखा था, इसे फादर ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यह काम हेरोडोटस ने किया। उसके बाद कई विद्वानों ने अपने अपने समय पर इतिहास लिखने की कोशिश की है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है कि प्राचीन कालीन इतिहास, यानी इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। इन दोनों का मतलब एक ही है। जहाँ पर प्राचीन काल का नाम हो कि प्राचीन कालीन इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, तो दोनों का मतलब एक है और ये मानव की जहाँ से मानव जीवन की शुरुआत हुई थी वहाँ से उसके विकास से जो है वो संबंधित है। दूसरा भाग जो है वो मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास ये 8वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग अवधि पर अलग अलग समय पर माना है, लेकिन इसे लगभग 8वीं शताब्दी से माना जाता है। आधुनिक इतिहास शुरू होता है अंग्रेजों के आगमन से, उसको हम आधुनिक इतिहास मानते हैं क्योंकि उस समय भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास जो है वो देखने को मिलता है। इस तरह से बच्चों इन 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। इसमें से जो पहला भाग है प्राचीन कालीन इतिहास, ये आपके कक्षा 6 में है, यानी हमारा प्राचीन कालीन इतिहास या प्रागैतिहासिक काल ये हमारा अभी कक्षा 6 में दिया गया है। इससे ही संबंधित हमारे सारे अध्याय हैं जो हम एक एक करके अभी जानेंगे। तो चलिए आइए अब हम अपने अध्यायों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 में जो है पहला अध्याय है अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें बच्चों ये 4 प्रश्न लेकर ये अध्याय आपके सामने आया है। मानव जाति के विकास को जानने के लिए हमें इन 4 प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में मिलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि इतिहास के बारे में हम लोगों को क्या जानना चाहिए। प्राचीन कालीन मानव क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के लोग उस समय हुआ करते थे, कैसे उनके घर होते थे और उनका जीवन किस तरह से
व्यतीत होता था, वो सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे इस अध्याय में क्या के अंतर्गत दिए गए हैं। उसके बाद कब जो है मानव जीवन की शुरुआत हुई, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें इस अध्याय में मिलता है। और कहाँ हुई, कहाँ से मतलब वो कौन सा क्षेत्र था जहाँ सबसे पहले मानव जाति यानी आरंभिक सभ्यताएं आकर बसना शुरू हुई, और कैसे हम इनके जो अतीत के मानव है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं अब हमें मिलती हैं जिससे हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 4 प्रश्नों के उत्तर हमारे अध्याय 1 के अंदर दिए गए हैं। इसे हम विस्तार से तब पढ़ेंगे जब हम एक एक पार्ट को उठाएंगे, एक एक अध्याय को उठाएंगे और उसको समझेंगे। साथ ही बच्चों पहले अध्याय में भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा ये भी आपको बताया गया है, और अतीत को हम लोग कैसे जानेंगे, इसके पुराने समय की चीज़ों की बात भी की गई है इस अध्याय में, जैसे अभिलेख, औजार, लिपियां, बर्तन और आभूषण, ये सब चीज़ों की चर्चा भी इस हमारे पहले अध्याय में की गई है। अध्याय 2 आखेट, खाद्य संग्रह से उत्पादन तक। ये बच्चों दूसरा अध्याय हमारा आखेट यानी शिकार और खाद्य संग्रह से उत्पादन तक, मतलब किस तरह से मनुष्य शिकार करता था इस समय तक आते आते, और अपने खाने और पीने की चीज़ों को भंडार करके रखता था और पूरी तरह से वो प्रकृति पर आधारित था। इस अध्याय में आपको मोटा मोटा ये बताया गया है। इसके बाद बताया गया है कि मानव जीवन उस समय जो है वो किस तरह का था, जब मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता था, वह शिकार करता था और साथ ही शिकार करने के साथ ही वह भोजन को इकट्ठा करके रखता था, और उसके भंडार खत्म हो जाने के बाद वह एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता था, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वो अपने स्थानों को बदलते रहते थे। और दूसरी इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आरंभिक मानव की जानकारी के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें मिलती है। आरंभिक मानव अपने रहने के लिए कैसे जगह को खोजते थे और उन्हें अच्छी लगती थी, और वहाँ वह अपनी जैसे सुविधा के अनुसार पानी की ज़रूरत होगी तो नदियों के पास का स्थान देखते थे, और साथ में जंगल, भोजन के लिए जंगलों के पास में ऐसे आवासों की खोज करते थे जहाँ पर उन्हें सारी ये सुविधाएं मिल सके। इसके बाद मानव ने आग की खोज कैसे की ये भी इस अध्याय में बताया गया है। कैसे जब मानव ने आग की खोज की तो उसके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आए, जैसे वो पहले कच्चा खाना खाते थे, लेकिन जब आग की खोज की तो उसके बाद उन्होंने भोजन को पका के खाना शुरू कर दिया। उसके अलावा वो अलग अलग जलवायु में रहना भी उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद उसने धीरे धीरे जो है खेती और पशुपालन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। मानव जीवन में हुए परिवर्तनों को इस अध्याय में जो है वो बताया गया है, कैसे वो स्थायी घरों की तरफ वो जाने लगे थे। और बच्चों लास्ट में मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सी चर्चा की गई है। तो मेहरगढ़ से मतलब मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जहाँ सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी और वहाँ पशुपालन सबसे पहले शुरू हुआ था। ये ईरान के आसपास की जगह थी, तो उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हमारी इस पाठ में यानी इस अध्याय में की गई है। आगे बात करते हैं तीसरे अध्याय की, जो है आरंभिक नगर। यानी शुरुआत में कुछ ऐसे नगर हमारे आए जिससे पता चलता है कि मनुष्य जो है नगरों में मनुष्य ने रहना शुरू कर दिया था। जैसे हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है, उसकी पूरी कहानी यहाँ बताई गई है। साथ ही उनकी क्या विशेषताएं थीं ये भी बताया गया है, किस तरह से वो एक डेवलप सभ्यता थी ये भी बताया गया है। मोहनजोदड़ो और लोथल इन और कालीबंगाई की चार सभ्यताओं के बारे में इस अध्याय में बताया गया है, जो एक आरंभिक सभ्यताओं के रूप में जानी जाती हैं। किस तरह के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे, किस तरह वहाँ पर शिल्प कला का आविष्कार हुआ था, और कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे और उसके लिए उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसके लिए वो एक स्थान से दूसरी जगह पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया था। तो ये सारी बातें हमारी अध्याय 3 के अंतर्गत है।
जब बच्चों हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तब एक एक सभ्यता को उठाएंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, नगरीय सभ्यता होने के बाद भी इतनी विकसित थी ये सभ्यताएं, उसके बाद भी इनका विनाश हुआ, तो वो कौन से कारण थे जो इनके विनाश के लिए उत्तरदायी थे, तो उसके बारे में भी इस अध्याय में बताया गया है। आइए बच्चों, अब हम चौथे अध्याय की बात करें। अध्याय 4 क्या बताती है हमें, किताबें और कब्रें। यानी बच्चों, इस अध्याय से ही पता चलता है तो यह पूरा अध्याय हमारा प्राचीन कालीन पुस्तकों और ग्रंथों के विषय में है। बच्चों, 4 वेदों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। इस काल में कौन से देवी देवताओं की पूजाएं की जाती थी, किस प्रकार से प्रार्थनाएं और अर्चनाएं की जाती थी, कैसे वेदों को पढ़ा जाता था, उनकी भाषा के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। इस अध्याय में खामोश प्रहरी को भी बताया गया है कि खामोश प्रहरी कौन होते थे और किस प्रकार की कब्रें जो है वो बनाई जाती थी। इसका मतलब यह है बच्चों कि राजाओं की कब्रें अलग तरह की होती थी और आम जनजीवन से जुड़े लोगों की अलग प्रकार की कब्रें होती थी, जिसको देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि ये किस व्यक्ति की या किस समाज से संबंधित व्यक्ति की कब्रें हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये सारी चीजें हमें अध्याय 4 में मिलती हैं। आइए बच्चों, अध्याय 5 की तरफ चले। तो अध्याय 5 में राज्य, राजा और पुराने गणराज्यों के बारे में बताया गया है कि इसमें कैसे शासक बने, जनपद और महाजनपद के बारे में बताया गया है कि क्या जनपद होते थे और महाजनपद क्या होते थे। इसमें से बच्चों टैक्स कौन वसूलता था, कैसे जो है खेती की जाती थी, कैसे बच्चों खेती में परिवर्तन आए और बच्चों खेती में किस तरह के औजारों का प्रयोग होने लगा था जिससे कम मेहनत से ज़्यादा उपजाऊ फसल उगाई जा। अध्याय 6 नए प्रश्न और नए विचार। इसका मतलब यह है बच्चों अध्याय में देखने को मिलती है। अब बच्चों अध्याय 6 की बात करते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मानव जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील हो गया था और मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति भी आ गई थी और वो नए अपने आसपास की चीज़ों को देखकर नए प्रश्न ढूंढने लगा था और उनके उत्तर अपने विचारों में खोजने लगा था। इस अध्याय में बच्चों बौद्ध धर्म की कहानी भी बताई गई है कि कैसे जो है बौद्ध धर्म का विकास हुआ। उपनिषदों के बारे में बताया गया है। उसके बाद बच्चों इसमें जैन धर्म को भी उठाया गया है कि जैन धर्म में क्या क्या चीजें थी और इन दोनों धर्मों की बात जो है जब की जाती है तो उसके अंतर्गत हमारे संघ और विहार के बारे में भी इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन जो है इस अध्याय में मिलता है। आइए बच्चों अध्याय 7 की बात करें तो 7वां अध्याय हमारा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यह पूरा अध्याय सम्राट अशोक के ऊपर है। पूरी सम्राट अशोक की कहानी इसमें बताई गई है। मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे, किस तरह से इनका साम्राज्य था यह बताया गया है। बहुत ही विशाल साम्राज्य होने के बावजूद उनकी प्रशासन की देखरेख थी वो किस प्रकार से की जाती थी और अशोक को अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता था इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। उसके बाद बच्चों ये बताया गया है कि पूरे भारत पर इन्होंने कैसे जो है वो शासन किया। बच्चों एक चीज़ और बता दूं, सम्राट अशोक ने प्रण किया था कि वो पूरे विश्व को जीतेंगे, पर इसके लिए उन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकांशतः जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका जो है साम्राज्य स्थापित था। परंतु कलिंग के युद्ध से उनकी जीत में रुकावट लगी और उन्होंने युद्ध का त्याग किया। यानी कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का प्रण लिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब बच्चों अध्याय 8 की तरफ चलते हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। बच्चों इस अध्याय में हमारे लोहे का प्रयोग जो है मानव जीवन में किस प्रकार शुरू हुआ ये बताया गया है। कैसे अब लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा था। गांव और नगरों में जो है लोहे का प्रयोग पूरी तरह से जो है वो
किया जाता था, वहाँ के रहन सहन कैसा था, गांव का रहन सहन अलग था और नगरों का किस प्रकार का रहन सहन था, इस बारे में भी जो है वो चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो है नगरीय जीवन के विषय में कहानियाँ और यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व विज्ञान से हमें कैसे पता चलता है, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। नगर में जो है बहुत सारी कलाएं जो है उस समय में प्रचलित थी, जैसे मूर्ति बनाना और बर्तन बनाना, आभूषण बनाना। तो इस प्रकार के कई सारी शिल्प कलाएं केवल नगरों में ही थी। तो नगर किस तरह से एक आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, ये जो है हमारा इस अध्याय में बताया गया है। इसके अलावा बच्चों जो है सारी जितनी भी गतिविधियां थी वो नगरों में ही ज़्यादातर होती थी। गांव में केवल कृषक वर्ग जैसे किसान वगैरह जो है वो रहते थे। उसके अलावा नगर में जो है काफ़ी चकाचौंध वाली जो है जीवन उस समय का था। उस समय बच्चों आपका एक और इसमें चीज़ उठाई गई है, इसमें अरिकामेडु नाम से एक जगह है। अरिकामेडु जो है वो बच्चों पांडुचेरी में जगह है, उसका भी वर्णन इस अध्याय में किया गया है। आइए बच्चों 9वें अध्याय की तरफ चलें। तो 9वां अध्याय हमारा है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यानी इसमें बच्चों व्यापारियों की बात की गई है, राजा और तीर्थयात्रियों की बात भी इसमें की गई है कि व्यापार से संबंधित जो है बातें क्या थी वो सारी इसमें मेन पॉइंटों को उठाया गया है। समुद्र तट से लगे हुए राज्यों का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें रेशम मार्ग के बारे में बताया है कि किस तरह से रेशम मार्ग जो है प्रयोग में लाया जाता था। व्यापार के साथ ही बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार हुआ था, क्योंकि यात्री लोग भारत में आते थे और वो इस नए धर्म की तरफ आकर्षित होते चले गए, इसलिए बौद्ध धर्म का विकास भी यहाँ से काफ़ी बहुत अच्छी तरह से होने लगा था। बाकी इसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है और भक्ति की शुरुआत भी बच्चों इस काल से हुई, ये भी बताया गया है। तो इस प्रकार बच्चों के सारे कई चीज़ें इसमें उठाई गई हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे अपने अगले अध्याय की, जो है नए साम्राज्य और नए राज्य। बच्चों ये जो है ये अध्याय जो है इसमें बताया गया है कि किस तरह से नए राज्य और साम्राज्य जो है वो बनकर सामने आए। बच्चों इस अध्याय में प्रशस्तियां क्या होती है और यह क्या बताती है, इसका वर्णन मिलता है। कुछ राजाओं की प्रशस्तियों के यहाँ पर उदाहरण भी उठाए गए हैं, जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां क्या थी वो बताया गया है। इसके अलावा वंशावलियां क्या होती हैं ये भी बताया गया है। राजा हर्षवर्धन के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है और कैसे बाणभट्ट ने हर्षचरित्र नाम से पुस्तक जो है हर्षवर्धन के ऊपर लिखी थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन इसमें दिया गया है। इसके अलावा पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन, द्वितीय वगैरह इन सब की प्रशस्तियों की बात भी की गई है। इसके अलावा बच्चों इन सब राजाओं का प्रशासन कैसे चलाया जाता था, कैसे वहाँ पर जो है सभाएं होती थी, उनकी सेना किस प्रकार की थी और आम जीवन जो है वो किस प्रकार का हुआ करता था, इसका वर्णन जो है इस अध्याय में मिलता है। आइए बच्चों अध्याय 11 की बात करें। तो अध्याय 11 में बच्चों इमारतें, चित्र और किताबों की बात की गई है। यानी हमारी उस प्राचीन काल की जो इमारतें थी, ये पूरा अध्याय उन्हीं इमारतों पर आधारित है। बच्चों आज जिस तरह से हम लोह स्तंभ देखते हैं, ये प्राचीन कला का ही एक नमूना है। कैसे एक धातु से एक इमारत जो है बनाई गई है, ये उस समय की प्राचीन इमारतों की कला जो है वो दिखाती है। इसके अलावा बच्चों ईंटों और पत्थरों से बनी इमारतों की चर्चा भी यहाँ पर विस्तार से की गई है। अलग अलग इमारतों का वर्णन भी मिलता है इस अध्याय में। साथ ही स्तूप, मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे और इमारतों पर चित्रकलाओं को कैसे अंकित किया गया है, इसका वर्णन भी इस अध्याय में मिलता है। उसके अलावा बच्चों इसमें जो है किताबों की बात भी की गई है। तो प्राचीन पुस्तकें और प्राचीन जो है पुरानी कहानियों की किताबें जो है यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह की किताबें थी, उनके संकलन, संरक्षण और आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ भी किस प्रकार से जो है वो प्रचलित थी, वो भी इसमें बताया गया है।
इसके अलावा बच्चों, कहानियों की किताबों के अलावा भी इस समय के लोग विज्ञान में बहुत ज़्यादा निपुण थे। विज्ञान की पुस्तकें भी इस समय में लिखी गई थी। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने संस्कृत पुस्तक आर्यभट्टिका इसी काल में जो है वो लिखी गई थी। तो इसमें आयुर्वेद की पुस्तकों के बारे में जो है वो भी काफ़ी कुछ मिलता है देखने को। इस प्रकार बच्चों, इतिहास पुस्तक के इन अध्यायों को हमने यहाँ पर एक एक करके समझा है। एक एक करके हम इन अध्यायों को उठाएंगे और उनको समझेंगे और बहुत आसान और रोचक तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। बच्चों, एक एक अध्यायों को समझने के बाद इसके जो प्रश्न उत्तर के PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहां से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, इसके पहले अध्याय यानी कहाँ, कब और कैसे, इस अध्याय का वीडियो हमारे टॉपर स्टॉप पर उपलब्ध है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। और बच्चों, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे के अध्यायों के लिए जुड़े रहिए टॉपर स्टॉप के साथ। धन्यवाद।